और भी सवाल लेंगे हम। दिनेश गाला जी ने सवाल भेजा है, श्रेया रॉय, विशाल टिमकारे, आप सभी लोगों के सवाल लेंगे। लेकिन उससे पहले सर, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं एसआईपीज बंद होने की, खाते बंद हुए, क्यों बंद हुए, मार्केट वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव है, निवेशक झेल नहीं पा रहे। लेकिन सर ऐसे अस्थिर माहौल में, ऐसी अनसर्टेनिटी में एक कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड, क्या वो निवेशकों के लिए इस वक्त के लिए बेस्ट, सेफ और ठीक ठाक रिटर्न देने वाली कैटेगरी बन सकती है? तो डिफेंसिव बेट है कि नहीं है, अच्छी कैटेगरी है कि नहीं है, मेरे को इसका कोई आंसर नहीं मालूम। मैं बता सकता हूँ मल्टी एसेट क्या करता है। जी। मल्टी एसेट फंड्स जब चालू हुए थे तो उसमें था कि डेट इक्विटी के अलावा हम कुछ गोल्ड सिल्वर टाइप के स्टॉक उसमें होल्डिंग लेंगे, विच कैन बी कमोडिटी होल्डिंग। उसके बाद कुछ फंड्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा गोल्ड सिल्वर तो हो गया, अब हम रियल एस्टेट में रीट्स डालेंगे। फिर कुछ फंड्स आए, उन्होंने कहा नहीं सर, हम इसके अलावा भी क्या करेंगे, करेंसी हेज भी लेंगे, फॉरेक्स मूवमेंट पे भी बेट करेंगे। फिर कुछ आए, उन्होंने कहा हम इंटरनेशनल इक्विटी भी लेंगे। अब निवेशक को देखना ये पड़ेगा, ये 6-7-8 तरीके के जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियोज है, आपको फंड्स मिल जाएंगे, सब बड़े फंड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डीएसपी मल्टी एसेट फंड में इंटरनेशनल इक्विटी भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। बजाज उसी तरह का रिनाउंड नाम, बजाज में गोल्ड और सिल्वर ही है। प्रूडेंशियल रीट्स भी है, इंटरनेशनल इक्विटी भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। निप्पॉन एक टाइम पे वो फॉरेक्स हेजिंग भी करता था, करेंसी के अगेंस्ट भी लेता था, सब कुछ है। एंड इस तरह में आप चूज कैसे करेंगे, कितना रिस्क कैपिटाइट आपके पास है। वो पिछले 18 महीने से सोने और चांदी के मूवमेंट के कारण जो मल्टी एसेट फंड्स ने नॉर्मल रिटर्न दिए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल गेट नॉर्मलाइज। कुछ पोर्शन आपका मल्टी एसेट में होना चाहिए। अगर आपका गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर कम है या इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर कम है तो आप देख लीजिए, बट उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो देखें, किस पोर्टफोलियो में क्या चीज आपको पसंद आ रही, क्या नहीं। अब जैसे मेरे से अगर कोई पूछेगा, मेरे को इंटरनेशनल इक्विटी समझ आती नहीं आती, तो मेरे को एक ज्ञानी आदमी चाहिए जो इंटरनेशनल इक्विटी कर रहा है, तो मैं डीएसपी दे दूं। अब कोई कहेगा करेंसी मैं कैसे हेज करूं, कैसे बेट लूं फॉरेक्स पे, मेरे को नहीं आता, मैं निपॉन में दे दूंगा। अब उस तरह अपना मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। इसका कोई वन साइज फिट ऑल का सॉल्यूशन नहीं है। मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी आपका कोर पोर्टफोलियो हो सकता है, बट ऑन अ डिफेंसिव बेट। इट विल नॉट गिव यू abnormal return like your small cap or sectoral fund. It should give somewhere in between your mid cap and balanced funds. ठीक है। लेकिन सर किसी को अगर चुनना हो मल्टी एसेट, आपने कहा कि जैसे कोर पोर्टफोलियो में उसको शामिल कर सकते हैं एज अ डिफेंसिव बेट, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं मल्टी एसेट फंड को चुनने के लिए? क्योंकि कई सारे हैं और कई सारे फंड्स हैं, अच्छे रिटर्न्स भी दिए पिछले 1 साल में, देख लें शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें, क्या पैरामीटर्स सर हो सकते हैं उसके लिए? मल्टी एसेट में पैरामीटर डिफाइन करना सबसे टफ काम है, बट अगर आप सिंपली साइज देखेंगे तो आज की तारीख में इंडस्ट्री का 50% एलोकेशन इज इन प्रूडेंशियल मल्टी एसेट। एक बार हम इनफैक्ट सर आप अपना आंसर कंप्लीट करें उससे पहले आंकड़े स्क्रीन पर ही लेकर आ जाते हैं किस तरीके से। जैसे कि सर ने कहा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट का सबसे ज्यादा जो है हिस्सेदारी आप देख सकते हैं। जैसे कि सर ने भी बोला टॉप 5 एयूएम वाले अगर मल्टी एसेट फंड हम देखें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट सबसे टॉप पर आपको नजर आ रहा है। 83,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम होल्ड करता है। उसके बाद एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आप देख पा रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको नजर आ रही होगी। एयूएम के मुताबिक, एयूएम के तौर पर सबसे ज्यादा जो है यहीं पर आपको आंकड़ा जो है भारी भरकम नजर आ रहा होगा। सर कंटिन्यू कीजिए आप। तो दिव्या, खाली यहीं पे नहीं स्टोरी खत्म होती है। ये पूरी कैटेगरी 1.5 लाख करोड़ के आसपास की है, 40 फंड्स है। आप सोचिए एक फंड 80,000 करोड़ के आसपास, 82,000 करोड़ के आसपास है, बाकी 39 फंड्स मिला के होता है। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड इसमें भी अगर आप टॉप 5 में भी आप एलोकेशन देखेंगे ना, प्रूडेंशियल सबसे डायनामिकली मैनेज कर रहा है अपना कम्युनिटी एंड रीट्स का एक्सपोजर। एंड इसमें अगर पांचों फंड देखेंगे, किसी ने गोल्ड का एक्सपोजर कम किया और किसी ने बढ़ा लिया। अब ये इसके लिए कैटेगरी के लिए थोड़ी मेहनत आपको मंथली पोर्टफोलियो देखने की करनी पड़ेगी। अगर आप लोग को सारे पोर्टफोलियो एक जगह नहीं मिलते हैं, एमफी की साइट है या आप हमारी कंपनी की साइट पे भी जाएंगे, फंड्स का पोर्टफोलियो फैक्ट शीट दिखेगा, आप देख सकते हैं एंड टेक अ कॉल। वैसे ही कई और साइट्स मिलेंगे, बट जनरली अगर ये कोर पोर्टफोलियो है तो मेरा सजेशन है टॉप 4-5 फंड्स में आप स्टिक करें, उसके बियॉन्ड जाने की जल्दी नहीं है, अनलेस अनटिल यू आर वेरी कंफर्टेबल।
ठीक है, तो ये जो है सर की राय निकल कर आती हुई, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड अकेले ही इतना बड़ा आंकड़ा जो है एयूएम का होल्ड कर चलता है। अगर हम कुल बात करें मल्टी एसेट फंड्स का कुल मिलाकर कितना एयूएम है, तो 1,83,000 के आसपास जो है एयूएम आपको नजर आएगा, जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है अकेले आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल जो है मल्टी एसेट फंड होल्ड करता है और आगे बढ़ता है। इसके अलावा अगर रिटर्न्स की बात करें तो बीते 5 साल में कैसे रहे अभिषेक जी? बिल्कुल, उसमें भी कमाल के यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले हैं पिछले 5 साल में। अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर अगर आया है तो वो है क्वांट का मल्टी एसेट फंड, जिसने 24.75% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। उसके बाद है निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने 22% तक के रिटर्न दिए हैं। उसके बाद है यूटीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने 19.67% के यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। चौथे नंबर पर आता है यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 19.27% के कमाल के इसने भी रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 19.12% के रिटर्न इसने भी यहाँ पर दिए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अपने निवेशकों टॉप 5 में भी आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड जो है नजर आ जाएगा। ये सिर्फ बीते 5 साल का प्रदर्शन हम बता रहे हैं। हम सर से अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 10 साल का रिटर्न भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, खासकर कि रामू यादव जी, आज वो शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि 10 साल के रिटर्न भी आप लोग दिखाकर चलें। क्यों? क्योंकि अक्सर एक्सपर्ट्स की सलाह होती है लंबे से लंबा टाइम होराइजन लेकर अगर इक्विटी में चलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए 10 साल का रिटर्न दिखा के चलें। तो वो भी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 10 साल में क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड टॉप पर आपको नजर आ रहा है। 18 से 19% तक के रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड नजर आ जाएगा। 17% के रिटर्न जो है इसने भी अपने निवेशकों को दिए हैं। एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की अगर बात करें, 12 से 13% के रिटर्न इस फंड ने दिए अपने निवेशकों को। एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 12 से 13% तक के रिटर्न इसने भी दिए। और एचडीएफसी का मल्टी एसेट फंड इस लिस्ट में आखिर में है, जिसने 12.20% के रिटर्न बीते 10 साल में आपको दिए। अभिषेक जी ने आपको दिखाया डेटा 5 साल के रिटर्न्स का मल्टी एसेट कैटेगरी के और 10 साल में, और एक नाम सबसे ज्यादा एयूएम वाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इन दोनों ही डेटा में रिटर्न के भी हमें लगातार नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर मल्टी एसेट, और यहाँ पर एक खास बात ये भी है दिव्या, अगर देखेंगे तो फिर क्वांट का मल्टी एसेट फंड जो है वो 5 साल हो चाहे यहाँ पर 10 साल का हो, उसने कमाल का रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ और नंबर 1 पर काबिज रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। यानी कि क्वांट ने काफी, जो उनके फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने काफी यहाँ पर मेहनत करते हुए यहाँ पर देखे हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग दूसरे फंड्स को भी देखें तो उसमें भी कमाल के रिटर्न रहे हैं। हालांकि एक चीज नोटिसेबल ये भी है कि 12% के रिटर्न यहाँ पर रहे हैं अगर टॉप 5 की हम लोग बात करें। हालांकि आज का थोड़ा सिनेरियो ये भी कहता है कि 14% के आसपास होना चाहिए, लेकिन फिर भी मानक के तौर पर अगर देखें तो 12% के आसपास मल्टी एसेट फंड यहाँ पर रिटर्न पर हम सर से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एयूएम पर सर कुछ रोशनी डाल रहे थे। शरद सर, सॉरी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। इट वाज टोटली फाइन। यस, सो उसमें जितना ज्यादा बड़ा एयूएम हो जाता है उसका एक ही ड्रॉबैक आता है कि अगर मेरे को 10% मान लीजिए प्रूडेंशियल के फंड में को शिफ्ट करना है, तो 4,000 करोड़ रुपए का पैसा इधर उधर करना है। जबकि मान लीजिए डीएसपी को करना है तो छोटा सा अमाउंट घुमाना है, वो लिक्विडिटी मार्केट में सपोर्ट कर लेती है। एंड क्वांट देखेंगे तो क्वांट का एयूएम कम है, तो शायद वो कर ले रहे हैं। बट मेरा सजेशन है, बिकॉज ये कोर होल्डिंग आपकी है, आप टॉप 3-4 फंड्स के साथ रुकें, ज़्यादा आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं इसमें। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म अगर आपको 12% भी रिटर्न दे रहा है तो आप समझ लीजिए हर छठे साल आपका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है सर, फॉरेन एक्सपोजर की भी आपने यहाँ पर बात की थी अभी। आपको क्या लग रहा है कि अभी करंट सिनेरियो में देखें, पिछले 1-2 सालों में फॉरेन मार्केट काफ़ी अच्छा चला है और उनके म्यूचुअल फंड्स पे जो रिटर्न्स आए हैं वो भी बहुत कमाल के आए हैं। मौजूदा सिनेरियो में सर क्या लगता है कि फॉरेन एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के जरिए होना ज़रूरी है कि इसको भी एक टैक्टिकल या फिर एक क्या नाम है आपका, दूसरे उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो दूसरे वर्टिकल में इसको रख सकते हैं, ना कि कोर पोर्टफोलियो में इसको हिस्सा रखें? सो 2-3 तरह के पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन होगा। मान लीजिए अगर आपका बच्चा आज से 5 साल बाद 7 साल बाद बाहर जाके पढ़ने की बात है एंड यू आर वेरी क्लियर ऑन इट, सो आपको फॉरेक्स एक्सपोजर, करेंसी रिस्क अगर डिमिनिश करना है तो आप एक LRS यूज करके फॉरेक्स का या तो इक्विटी डायरेक्ट ले लेंगे गिफ्ट सिटी रूट के थ्रू, या फिर एक फॉरेन फंड्स में पैसा डालेंगे जिससे एटलीस्ट कंपेरेबल मूवमेंट होगा। दूसरा आपके पास क्या है कि आज की तारीख में जैसे आप देखेंगे पिछले साल भर में 1.5 साल में रिटर्न इंडिया में नहीं आया, लेकिन चाइना में शायद 200% 250% बना है। तो किसी ने अगर चाइना फंड में डाला होगा तो पैसा बना है, ताइवान फंड में बना है, एक्स जापान में बना है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं यूएस में जो नैस्डैक पे फंड्स हैं, पॉजिटिव रिटर्न होंगे कंपेयर टू आर मार्केट।
अब ग्लोबली हम कनेक्टेड हो गए हैं, कोई कंट्री अकेली नहीं है। तो मेरा हमेशा लोगों का कहना है कि 4-5-6% अगर आपको फॉरेन मार्केट का एक्सपोजर है वो लेके रखिए, एंड टैक्टिकली आप उसको रोटेट कर सकते हैं किस ज्योग्राफी में। हमारा आज की तारीख में बुलिश ट्रेंड थोड़ा यूरोप और यूएस की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू चाइना, बिकॉज चाइना में हमने ऑलरेडी एबनॉर्मल रिटर्न लास्ट ईयर अपने पोर्टफोलियोज में बनाया। ठीक है सर। खास करके ताइवान मार्केट की बात करें, 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं, लेकिन रिटर्न के लिहाज पर मुझे लगता है कोई भी फंड चुनना बेहतरी नहीं हो सकती, अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। सर आपका क्या कहना है इस पर? जो भी हमारे निवेशक हैं, हम भी शो में रोजाना रिटर्न दिखाते हैं, 5 साल के, 3 साल के, 10 साल के, टॉप पर कई सारे फंड्स आ रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि निवेशक जो है उन रिटर्न को देखकर ही अपना आज का निवेश भी डिसाइड कर लेते हैं। इस पर सर आप क्या टिप्पणी करेंगे? तो दिव्या देखिए, इतिहास दिखाता है जो चीज ऊपर जाएगी नीचे भी आएगी। सो आप अगर देखेंगे कोई भी फंड ले लें, एंड 25 से 30 साल 40 साल का कोई भी फंड ले लें, हमेशा वो क्वार्टाइल 1 रहा हो ऐसा नहीं है। सो आपको पकड़ने फंड्स कहाँ पे चाहिए? क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 में, जो कंसिस्टेंटली रह रहा है। बिकॉज क्वार्टाइल 1 में हर आदमी ऊपर नहीं रह पाएगा। हमारा क्वार्टाइल 2 में अगर है, कंपाउंडिंग हमारे रिस्क के प्रोफाइल के हिसाब से हो रही है, जो कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एंड रिटेल निवेशक के लिए ये गुड़ मंत्र है। आपको अपने टेबल पे, वर्क स्टेशन पे, फोन पे वॉलपेपर टाइप का बना लें। इक्विटी का रिटर्न जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस 3-4%, अगर इससे ऊपर आ रहा है तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। इससे कम आ रहा है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, देन यू शुड रीलुक अ पोर्टफोलियो एंड चेंज इट। एंड सिंपल थंब रूल से आप करेंगे तो अगर आपको 15% में कंपाउंडिंग हो रही है तो हर 4.5-5 साल में आपका पैसा डबल हो। 15% के आसपास अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो फिर ये मान के चलिए कि पैसा आपका डबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का भी यहाँ पर नजरिया ध्यान में रखें, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस बीच सर एक हमारे दर्शक हैं दिनेश गाला, ये कह रहे हैं कि मुझे SIP में 25,000 रुपये महीने निवेश करने हैं, 5 साल के लिए फंड एक चाह रहे हैं कि आप कोई उनको सुझाव दें जो ये निवेश करके चल सकते हैं। SIP 25,000 रुपये महीने का ये निवेश करना चाहते हैं। सो अभिषेक, इनके लिए 5 ही साल का होराइजन है, थोड़ा एक तकलीफ की बात वही है। तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप क्या करो, 2 या 3 अच्छे मिड कैप ले लो, विच कैन बी समथिंग लाइक योर HDFC मिड कैप, योर प्रूडेंशियल मिड कैप, एक्सेस मिड कैप। कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन इरेटिक भी नहीं है, यू कैन टेक अ डिफेंसिव बेट देयर। और एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप लेके आप 5 साल पोर्टफोलियो चलाओ। एंड स्मॉल कैप में अगर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी लग रही है तो लार्ज एंड मिड कैप का एक स्पेस होता है, उसमें आप ले लें। जैसे निपॉन का ग्रोथ, निपॉन विजन ले लें, या बजाज लार्ज एंड मिड कैप ले लें, HDFC का लार्ज एंड मिड कैप है, प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप है। आपको बड़े फंड हाउस में लार्ज एंड मिड कैप के 2 तबके ले लीजिए, 2 मिड कैप ले लीजिए, एक अगर आपको इमरजेंसी कॉर्पस बिकॉज आप बैफ चला रहे हैं उसी में ऐड कर ले, या एग्रेसिव हाइब्रिड में ऐड कर ले। ठीक है सर। इसके अलावा एक सवाल और लेंगे श्रेया रॉय जी का। कह रहे हैं कोर पोर्टफोलियो से अलग सैटेलाइट पोर्टफोलियो या टैक्टिकल एसेट एलोकेशन तैयार करने का सही तरीका क्या है, ये समझना चाह रहे हैं सर आपसे श्रेया जी। तो श्रेया जी, आपको टैक्टिकल एलोकेशन 3-4 कारणों से कर सकते हैं। एक तो आपको बहुत कन्विक्शन है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट या सेक्टर परफॉर्म करेगा अगले 2 से 3 साल में, या आज की तारीख के माहौल में जैसे देखें तो जितना लड़ाई झगड़े का माहौल है, क्या डिफेंस अच्छा करेगा? आंसर है हाँ। अब डिफेंस की लिस्टेड कंपनियां कम है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है डिफेंस को कैसे खेलें? या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में खेलें जो मेक इन इंडिया के तहत भी खर्चा कर रही है, वो कंपाउंडिंग मल्टी थीम हो गया। या आपको सड़क पे दिख रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स आपका इंप्रूव हो रहा है, गाड़ियां बिकेंगी, रोड्स अच्छी हो रही है, एयरपोर्ट अच्छे हो रहे हैं, पोर्ट अच्छे हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, क्या ये टैक्टिकल एलोकेशन 4-5 साल के लिए चलेगा? हॉस्पिटल चेन, पैथोलॉजी, अब इनको अगर खेलना है तो फार्मा है। कई फंड्स उसमें ऐसे होंगे जो फार्मा हेल्थ केयर चलाते हैं, जिसमें ये एलोकेशन ज़्यादा होगा, जेनरिक मेडिसिन का ज़्यादा होगा, जिसमें US का टैरिफ का इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। वैसे करके आप 3-4 साल में, तो डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल रीजंस यू कैन पिक एंड चूज। कुछ नहीं, जैसे आज से 4 साल पहले किसी ने बोला होता इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो मैं बोलता कभी ना कभी तो ये बढ़ने लगेंगे, तो आप इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव से दूर रहिए। 2022-23 के बाद होगा। आज की तारीख में हम ऑलरेडी जैसे इंटरेस्ट रेट जिस कगार पे आ गए हैं आफ्टर द ईरान US टसल,
इंटरेस्ट रेट घटते तो नहीं दिख रहे, तो आप क्या इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव से दूर हो सकते हैं थोड़ा, वो एक टैक्टिकल कॉल हो सकती है। कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या आपके पास जो अभी पैसा है क्या आप उसको 3-4 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं टैक्टिकली टू अवॉइड एनी लॉसेस, वो भी एक टैक्टिक्स हो गए। डिपेंडिंग ऑन किस कारण से आप करना चाह रहे हैं, किस तरह का होराइजन है, वो खेल सकते हैं आप।